So the president of independent India was elected in 11 December 1946. The date of election of who is डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अब देखिए यहाँ पर लिखा आफ्टर द वेरिफिकेशन, मतलब जो अलग अलग हिस्सों में बढ़ गए पाकिस्तान और इंडिया, है ना। तो उसमें उसके बाद असेंबली में कितने लोग बचते हैं? केवल 324 लोग बचते, 342 मेंबर्स बचते हैं। उसमें से केवल 235 लोग स्टेट्स के थे और 89 लोग कौन थे? पिछले स्टेट्स थे। अब देखिए पिछले स्टेट्स के मामले में पिछले स्टेट्स उतने के उतने ही बदले नहीं, केवल क्या बदल गया? स्टेट बदल गया। कौन सा स्टेट बदल गया? बलूचिस्तान प्रोविंस अलग हो गया, ठीक है। आफ्टर ऑगस्ट 1947 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिकेम द सोवरेन बॉडी। और जैसे 1947 होता है उसका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहा जाता है, अलग इंडिपेंडेंट बॉडी हो जाता है जो अपने इंडिपेंडेंट इंडिया का पार्ट प्ले करेगा, ठीक है। एंड इट हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, एनेबलिंग लीगलाइजेशन, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द कंट्री, ठीक है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट यहाँ पर देखिए, बाय फरवरी 1947 इट वॉज क्लियर दैट द कंट्री वुड डिवाइड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो पहले से यहाँ पर दिख चुका है। द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट जस्ट बिगन सेंडिंग रिप्रेजेंटेटिव्स टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम अप्रैल 1947। आप अप्रैल 1947 में रूलर्स जो थे, जो अपने 89 रिप्रेजेंटेटिव उन्हें चॉइस किए थे, उनको भेजे थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ताकि वे उनके डिमांड्स को रख सकें। फॉलोइंग द पार्टीशन हो गया, भारत पाकिस्तान अलग हो गया। A special session of assembly was held from August 14 to 30 August in 1947, in which अब यहाँ से डिक्लेयर होता है is declared itself as a sovereign law making body of independent India। उसके क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अपने आप को एक इंडिपेंडेंट बॉडी या एक स्वराज्य या बोल लीजिए एक ब्रिटिश गवर्नमेंट से हटकर इंडिपेंडेंटली बॉडी अपने आप को डिक्लेयर करता है कि वे आज़ाद भारत के लिए नियम कानून उसको बनाएगा। इट इमीडिएटली बिगेन इट्स वर्क फॉर सेटिंग अप ए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। अब देखिए, अब यहाँ पर सवाल आता है, ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना। कब बनते हैं? 19 अगस्त 29 1947 में। अब यहाँ पर दो सवाल बन रहे। पहला सवाल ये था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चेयरपर्सन दिसंबर 11 1947 में कौन बनते हैं? 46 को कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चूँकि वो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्रेसिडेंट भी कहलाते हैं, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का चेयरमैन होगा वही प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। इसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी, अब कमेटी बनाई। कमेटी मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ ऑफिशियल पीपल्स होते हैं ना। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन होते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनके नेतृत्व में संविधान को बनना था, ठीक है। मीनवाइल, अब देखिए पॉइंट नंबर 4 आएगा। मीनवाइल द प्रोसेस ऑफ इमर्जिंग द प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडियन यूनियन वाज अंडर वे साइमल्टेनियसली। अब देखिए यहाँ पर इसको 30 पॉइंट में लिख लेना आप लोग। देखिए यहाँ पर ये है कि यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स अपने कंट्री को भेज रहे हैं, तो प्रिंसली स्टेट्स जो हैं इंडियन यूनियन में आना चाहते कि नहीं आना चाहते हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल था, ठीक है। उसी दौरान क्या होता है, पाकिस्तान जो है कश्मीर को एक्वायर करने के लिए इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर वॉर छेड़ देता है, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर, ठीक है, जिसमें ये डिसाइड करना होता है कि कश्मीर जो स्टेट है, बहुत बड़ा स्टेट कश्मीर था उस समय, तो उसकी आबादी क्या थी? मुसलमानों की थी और राजा हिंदू था। ये उल्टा बोल दिया मैंने। उसकी आबादी कैसी थी? ठीक है। उसकी ज़्यादातर आबादी कैसी थी? मुसलमानों की थी, लेकिन रूलर कैसा था? हिंदू था। उसका नाम क्या था? महाराजा हरि सिंह, ठीक है। अब उनके पास बहुत बड़ा वो हो जाता है, वो सोचता है कि मैं अपने अलग राज्य को बनाऊंगा करके, है कि नहीं, मैं अपना राज्य अलग रखूंगा, अपना अलग बनाऊंगा स्टेट, है ना, इंडिया पाकिस्तान में नहीं रहूँगा।
लेकिन अब जानिए कि वो कश्मीर जो है दोनों देशों के लिए बहुत ज़रूरी होगी। कश्मीर ही वो पॉइंट है जहाँ पर गिलगित नाम की एक जगह है। गिलगित ही एकमात्र जगह जहाँ से बाहरी ताकतें आती हैं भारत में, ठीक है। गिलगित इज़ द ओनली प्लेस इन कश्मीर वैली विच इज़ ए प्लेस वेयर फ्रॉम ऑल द फॉरेन फोर्सेस हैव केम टू इंडिया, पर्शियन से लेकर मुगल्स तक, ठीक है, और ब्रिटिश आर्मी तक, ठीक है, ये सब लोग वहीं से आए। और गिलगित तो जगह जिससे आप चाइना में और अफ़गानिस्तान में, अब पाकिस्तान में, इंडिया में फ्रीली घूम पाओगे। तो जो उस कश्मीर को एक्वायर करेगा वो तीनों देशों में आसानी से आना जाना कर सकेगा। तो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था आर्मी वालों के लिए, ठीक है। तो कम्युनल राइवल्स कंटिन्यूड टू रेज अक्रॉस द कंट्री ड्यूरिंग दिस टाइम ऑल्सो, ठीक है। अब यहाँ पर दंगे फसाद तो चल ही रहे, इसलिए आज़ादी के ठीक होने से पहले, जैसे आपने गदर पिक्चर देखा होगा, तो एक रियलिटी है वो, इसमें बताते हैं कि पार्टीशन के समय वास्तव में मारकाट हुई थी, ठीक है। द वर्क ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, देखिए पॉइंट नंबर 4, द वर्क ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी है ना, द वर्क ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, और ड्राफ्टिंग कमेटी का काम है, ठीक है। However, the continued despite this and up feels the committee being set up for specific task. इतना सब होने के बाद भी कमेटी को काम करना था और कमेटी का काम चल भी रहा था। उनका सबसे ज़्यादा जरूरी सबसे जो काम था, फॉर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स आर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। अब ये क्या है, ये यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी क्या होता है? भारत का संवैधानिक कमेटी है ना, बनाने का काम चलना चाहिए। किसके, अभी हमने किसके बारे में बात कर रहे हैं इसमें, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में बात करें। इतना दिक्कत होने के बाद भी ये काम चल रहा था। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाते हैं जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नीचे रखा जाता है, ठीक है, 29 अगस्त 1947 को। स्टेट्स कमेटी, अब यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अलावा स्टेट कमेटी बनेगा। इसका मतलब क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर केवल यूनियन कमेटी के हेड नहीं थे, पूरे भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अलावा प्रत्येक राज्यों के अलग अलग रूल नियम भी बनाए गए हैं, ठीक है। कैसे, आप जैसे जाएंगे तो हर एक राज्य में अपने अलग अलग रूल नियम भी हैं, ठीक है। तो उस समय बनाने के लिए यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वाले लोग अलग अपना फेस दे रहे थे और स्टेट वाले लोग स्टेट के लोगों के बातचीत सुन करके उनकी ज़रूरत के अनुसार अपना नियम अलग बना रहे थे, उनके लिए अलग पॉलिसी बना रहे थे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ कमेटी, ये क्या है, जो सबको समान अधिकार का शुरुआत में हक भीमराव अम्बेडकर देते हैं, वो तो फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी कमेटी है ना। माइनॉरिटी मतलब जो सब छोटे मोटे जो ग्रुप में लोग थे जिनकी मात्रा कम थी, है ना, और इनको दबा कुचा बनाया जाता है कि नहीं, वैसे लोगों के लिए उन्होंने अलग कमेटी बनाई, उनके नियम बनाने के अलग। इसमें रिजर्वेशन भी बहुत बड़ा हिस्सेदारी है माइनॉरिटीज़ में। हिंदू मुसलमानों में वो 3 तलाक और जो क्या रहता है वुमेंस को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए, ये सारे लॉज उसमें चले आते हैं, ठीक है। और नेशनल फ्लैग कमेटी, ये क्या होता है, ये वो कमेटी है जो फ्लैग डिटर्मिनेशन करेगी कि कौन से फ्लैग्स भारत में रखे जाएंगे, कौन से फ्लैग्स को वैलिड किया जाएगा, कौन से फ्लैग्स को पहचान दी जाएगी, क्योंकि फ्लैग का बहुत महत्व होता है। जैसे आप देखोगे छत्तीसगढ़ नक्सलाइट के फ्लैग को ओपनली एडमिशन नहीं करते, ठीक है, लेकिन वो फ्लैग मतलब क्या होता है, किसी ग्रुप ऑफ कंपनी, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन या ग्रुप ऑफ पीपल का एक सिग्नल होता है, साइन होता है, ठीक है। तो ये सब कमेटीज़ चल रही थी। इस तरह क्या होता है, ऑन मार्च 1947 द सब कमेटीज़, अब देखिए इस कमेटी के जो और काम करने, किसी भी चेन में सिस्टम में बहुत सिस्टम होते हैं, तो कमेटी के और सब कमेटीज़ होती है, ठीक है। तो सब कमेटीज़ सेंड क्वेश्चन टू ऑल मेंबर्स ऑफ द प्रोविजनल असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज एज वेल एज द फेडरल लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका मतलब क्या है, ये 5th पॉइंट में याद रखिए। ये सब कमेटी बनने के बाद एक कमेटी अपने नीचे काम वाले लोगों को, सब कमेटी को काम देती है कि आप सभी स्टेट के, है ना, प्रोविजनल असेंबली मतलब क्या था, प्रोविजनल का मतलब फिर से बताता हूँ, स्टेट असेंबली का बात हो रहा है ना, स्टेट असेंबली और लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब उसके जो स्टेट असेंबली में जितने लोग मिले हैं, है ना, उसमें विधानसभा राज्य विधान परिषद आएगा, है ना, उन सब को क्या करते हैं, एज वेल एज फेडरल लेजिस्लेटिव मतलब क्या होता है, उस समय जो राजा महाराजा लोग थे, है ना, जिनका 89 रिप्रेजेंटेटिव आए थे, वो उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। उनके लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों को भी इनवाइट करते हैं ताकि वे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के मेन फीचर्स को क्या कर सकें, प्रपोज कर सकें। अब इसमें यहाँ पर शुरुआत होती है नंबर 6 पॉइंट की,
द माइनॉरिटीज़ एंड द फंडामेंटल राइट्स सब कम्युनिटीज़ पब्लिश देयर क्वेश्चनरीज इन द न्यूज़पेपर। यहाँ पर क्या होता है, जो माइनॉरिटी होते हैं, एस टी एस सी बी सी उस समय जो मर रहे होते हैं, मुसलमान जैन जो होते हैं, सिख जो होते हैं, वे लोग उनके लिए, और फंडामेंटल राइट जो सभी लोगों के लिए है, उनके लिए उन सब चीज़ों को जो उनके क्वेश्चन होते हैं, है ना, उसको लोग क्या करते हैं, न्यूज़ में पब्लिश करते हैं, इनिशिएट ओपन एंड ट्रांसपेरेंट डिस्कशन इन द पब्लिक फॉर्म। अब अपने जो उन्होंने फैसला किया होता है और पब्लिक ओपन जानने के लिए उसको ओपनली वो लोग क्या करते हैं, न्यूज़ में ट्रांसपेरेंटली डिस्कस करते हैं। पीपल कम्युनिकेटेड देयर व्यूज़ टू द सब कम्युनिटीज़ बाय राइटिंग लेटर्स। अब लोग कैसे करते हैं, अपने अपने अधिकारों को मांग के लिए, अपने जो व्यू है उसके लिए वो लोग उनको लेटर लिखते हैं। इन दिस वे द वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिमेन इन द पब्लिक आई एज ए पीपल पार्टिसिपेशन इन ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूंट इंक्रीज्ड। इससे क्या हुआ, लोगों के अपने अपने राय को, सभी लोगों ने अपनी राय को दिया, और इस तरीके से संविधान जो बन रहा है कि नहीं, संविधान जो बन रहा है उसको बनाने का काम लोगों के आंखों सामने आया। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि अब सभी लोगों का राय को मान लिया जाए, है ना। तो उस समय सबसे अच्छा कौन है, कैसा सबके लिए अच्छा होगा, कैसा सबके अच्छा नहीं होगा, उसको डिसाइड करने का काम कमेटी वाले करते हैं, ठीक है। एवरी आर्टिकल प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन इन्वाइटेड कंट्रोवर्सी एंड वाइडली डिस्कस्ड, ठीक है। देखिए सभी आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रपोज्ड हैं, उन सभी में अलग अलग कंट्रोवर्सीज हैं और वो बहुत ज़्यादा डिस्कस किए गए, बट विदाउट द डिबेट डिजेनरेटिंग इनटू पर्सनल कॉन्फ्रंटेशन। मतलब क्या है, वो डिबेट भी रखे गए, लेकिन और वह पर्सनली न लेकर के उसको सार्वजनिक और पब्लिक वेलफेयर के लिए जो चीज़ें जरूरी थी उसको लोगों ने कहा। All suggestions were seriously considered with the people giving written statements of the ideological basis of their views। अब सभी प्रकार के सुझावों को, है ना, सीरियसली कंसिडर किया गया, और सभी लोगों ने रिटर्न में अपने स्टेटमेंट दिया कि वे कैसी आइडियोलॉजी को रख रहे हैं, है ना, और कौन से आइडियोलॉजी के बेस पे इसको कह रहे हैं। द डेप्थ एंड सीरियसनेस ऑफ द ड्राफ्टिंग प्रोसीजर कैन बी सीन इन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट डिबेट्स गिवन इन द बॉक्स। अब देखिए इसमें एक बॉक्स में दिया हुआ है, इसमें देखिए तो फिर पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये ट्यूजडे अप्रैल 29 1947 को है। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हॉल नई दिल्ली में चल रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट हैं, बैठे हुए हैं, वल्लभ भाई पटेल अपना इंटरव्यू रिपोर्ट दे रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ठीक है। देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू। One side feels that to the extent possible all rights that are directly enforceable by the court should be included। इसमें क्या है, जितने भी अधिकार है ना पॉसिबल हैं, डायरेक्टली पॉसिबल, उसको कोर्ट के द्वारा या लॉ के द्वारा पॉसिबल किया जा सकता है, उसको सीधा इंक्लूड कर लिया जाए। एनी सिटीजन कैन देन अप्रोच द कोर्ट डायरेक्टली विदाउट एनी डिफिकल्टी टू क्लेम एनी ऑफ दिस राइट्स। इसका मतलब क्या है, और कोई भी राइट्स जिसको किसी भी सिटीजन को चाहिए होगा वो कोर्ट में जाकर उसको अपने मांग को रख लेगा, ठीक है। The point of view is that fundamental rights should be limited to only those essential things that can be considered basic। इसका मतलब क्या है, इसका एक और पॉइंट ये भी रखा है, एक पॉइंट तो कोर्ट में जाके ले सकते, दूसरा पॉइंट क्या कहा गया कि जो बेसिक हैं उसको सबको दे दिया जाए, कहने का मतलब है। There was much decision on both view points and eventually a middle path was worked out between the two। अभी मिडिल पाथ क्या देखिए, both sides studied the fundamental rights of almost every country in the world। अब देखो सभी प्रकार के फंडामेंटल राइट्स को क्या क्या थे उसके लिए सबको बनाने के रेफरेंस है, तो उन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ के सबको फंडामेंटल राइट्स को पढ़ा और समझा, नॉट जस्ट एनी वन कंट्री, ठीक है, सभी प्रकार के कंट्रीज़ को पढ़ा उन्होंने। दे केम टू द कंक्लूजन दैट एज फार एज पॉसिबल द रिपोर्ट शुड इंक्लूड दोज राइट्स दैट आर कंसिडर्ड रीजनेबल एंड जस्टिफाइड। इस तरीके से उन्होंने इसको जस्टिफिकेशन दिया, जो बेसिक जो हम लोग आज फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करके उसमें पब्लिक को पब्लिश पॉसिबल देख कराया गया, ठीक है। इसमें देखिए वो लिखा चुका है ना। ये लास्ट पॉइंट देखिए 7th, द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑल्सो स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 60 कंट्रीज। देखिए कमेटी ने कितने कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, 60, इन्वाइटिंग द व्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स फ्रॉम दिस कंट्रीज एंड शेयरिंग देयर कंक्लूजन विद द लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड पब्लिक, ठीक है। ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज, अब देखिए ड्राफ्ट मतलब क्या है, एक प्रारूप, है ना, एक प्रारूप डिसाइड किया गया, तैयार किया गया, लेकिन आफ्टर द इंटेंसिव प्रोसेस एंड प्रेजेंटेड ऑन 25 फरवरी 1948, है ना। एक ड्राफ्ट मतलब क्या होता है, ये कभी रॉ मटेरियल है, इसको कुछ काट छट करके ऑफिशियल करेंगे, ठीक है। इट वॉज, इसको अनऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हो। इट वॉज पब्लिश टू इन्वाइट कॉमेंट, सजेशंस एंड क्रिटिसिजम्स।
इसको पढ़ करके लोग समझेंगे और अपने कमेंट्स देंगे, सुझाव देंगे, और जो अच्छा नहीं लगा उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, है ना। विद स्पेशल कमेटी लुकिंग इनटू द बैड फीडबैक टू फाइनलाइज द रिपोर्ट, ताकि एक स्पेशल कमेटी उसके पीछे बैठाए गए ताकि वे लोगों के राय को सुन करके अंततः इसको फाइनलाइज करें। ठीक है, ये 7 पॉइंट्स थे जो बनाए गए। ठीक है, देखिए इसमें राजन सिंह ठाकुर का जो पॉइंट है बहुत पढ़ने योग्य है। देखिए, द पॉइंट आई विश टू मेक इज लिंक टू द क्लॉज 6 विच रिलेट्स टू अनटचेबिलिटी। ठीक है ना। द बेसिक राइट्स, आई डोंट थिंक यू कैन एडिक्ट अनटचेबिलिटी विदाउट पुटिंग एन एंड टू द कास्ट सिस्टम। अनटचेबिलिटी इज नथिंग मोर देन ए सिंबल ऑफ कास्ट सिस्टम। याद रखिए, मैंने आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ ट्रायंगल ऑफ रूलिंग। ट्रायंगल रूलिंग क्या होता है, आप यहाँ फियर, डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन का इस्तेमाल करके बीच में रूल करोगे। किसी एक पार्ट को सुपीरियर बनाओगे, एक को फेवर करोगे, एक के ऊपर ऑपरेशन करोगे, स्लेवरी है उसको एक्सप्लॉइट करोगे, है ना। इस तरीके से आप रूल करोगे। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सब नहीं चलता है ना। इक्वालिटी चलती है सबके लिए, राइट्स ड्यूटीज ये सबके लिए। तो इसी रंजन सिंह ठाकुर इसको उस समय कहते हैं कि क्लॉज 6 में जो चीज़ अनटचेबिलिटी से छुआछूत से रिलेटेड है उसको आप क्या पूर्ण रूप से नकार नहीं सकते, और वे डिमांड करते हैं कास्ट सिस्टम को क्या किया जाए, अबॉलिश किया जाए। Till the time we do not completely abolish the caste system, it is truly a pointless to try and stop the practice of untouchability in any real sense. जब तक हम कास्ट सिस्टम को हटा नहीं देंगे तब तक छुआछूत की चीज़ को हम हटा नहीं सकते, क्योंकि ये उसी से पैदा होगा। इस पर एस.सी. बनर्जी जो है जवाब देते हैं, वी नीड टू फर्स्ट क्लैरिफाई दैट एग्जैक्टली अनटचेबिलिटी मीन्स, है ना। वो कहते हैं हमको सबसे पहले क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि अनटचेबिलिटी क्या है। वी आर फैमिलियर विद द वर्ड फॉर द पास्ट 25 years, बट देयर इज स्टिल कन्फ्यूजन अबाउट इट्स मीनिंग। अब देखिए, एस.सी. बनर्जी ने 25 साल पहले ही पैदा हुए होंगे तो उस समय सुना होगा, है कि नहीं। यानी ये बहुत पहले से चला आ रहा है। समटाइम्स इट मीन्स मर्ली टेकिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, समटाइम्स इट इज़ यूज इन सेंस ऑफ एडमिशन इन द हरिजन्स इन टेम्पल, समटाइम्स इट इज़ अबाउट इंटरकास्ट डिनर्स एंड समटाइम्स अबाउट इंटरकास्ट मैरिजेस। ये सारे पॉइंट्स को क्या करता है, हाईलाइट करता है कि कैसे पानी किसी के हाथ से ना लिया जाए, पानी से पीने ना दिया जाए, है ना। और हरिजन्स को टेम्पल में ना लिया जाए, स्कूल में एडमिशन ना लिया जाए, इंटरकास्ट मैरिज डिनर्स ना हो, है ना। सो व्हेन वी यूज़ द वर्ड अनटचेबिलिटी वी शुड बी क्लियर इन आवर माइंड व्हाट इट रियली मीन्स, व्हाट इज द एग्जैक्ट इम्प्लीकेशन ऑफ दिस वर्ड। अब अपना ओपिनियन देते हैं। वी शुड मेक नो डिस्टिंक्शन बिटवीन अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्टिंक्शन बिकॉज श्री ठाकुर हैज सेड अनटचेबिलिटी इज जस्ट ए सिम्टम, है ना। The root cause is caste division, and until this root cause is removed, untouchability will remain in some or other, है ना। ये इसको मानते हैं कि अनटचेबिलिटी के बहुत से प्रकार हैं और बहुत से तरीकों से लोग अपनाते हैं, और एक क्या है, एक कास्ट सिस्टम का एक सिम्टम है, कॉज है। When our country gains freedom, we should expect everyone to enjoy equal social conditions। अब देखिए, यहीं पर से वो संविधान में एक और पार्ट को जोड़ते हैं, उसका मतलब है इक्वल राइट्स और इक्वल ड्यूटीज़, है ना। तो सबके लिए क्या होगा, इक्वल होगा। इसी के लिए रोहिणी कुमारी चौधरी कहती है, इन ऑर्डर टू डिफाइन अनटचेबिलिटी इट कैन बी क्लियरली स्टेटेड दैट अनटचेबिलिटी मीन्स एनी एक्ट दैट डिस्क्रिमिनेट्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट और एनी वॉल्यूशन दैट इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड। इसीलिए वे क्या करते हैं, ढेर सारे नियम बनाते हैं जिससे कि सबको समान इक्वलिटी में अधिकार मिल सके। इसी के ऊपर के एम मुंशी कहते हैं, आई अपोज दिस अमेंडमेंट, द डेफिनेशन इज वर्डेड इन ए वे दैट इफ इट इज एक्सेप्टेड any discrimination can become untouchability even on the grounds of place of birth or caste or even gender। अब यहाँ पर ये के मुंशी कहने लगा कि इस जो इन तीन लोगों ने जो ऊपर बात की लास्ट में बढ़िया निकल गया। ये इंसान कहता है कि ये रियलिटी है, अगर थोड़ा सा भी किसी को डिस्क्रिमिनेशन फील होता है तो उसको अनटचेबिलिटी मान लिया जाएगा। ये बहुत सही कह रहे हो कि अगर मैंने आपको कल, हम दोनों एक ही कास्ट के हैं, आप कल मैंने आपको पानी नहीं दिया, आपने मेरे को पानी दिया तो मैं आपको लिया नहीं, तो ऑफेंड हो गए, तो आप क्या बोल दोगे, ये भी छुआछूत कर रहे हैं बोल के डायलॉग दे दोगे। तो ये सब क्या है, बहुत माइन्यूट चीज़ें भी बहुत हो जाएंगी जो कॉमन सेंस की बात है ना, आपसी बिहेवियर की बात है, ठीक है। तो ये बहुत सही सॉलिड पॉइंट रखते हैं। इसके ऊपर धीरेन्द्र नाथ दत्ता कहते हैं, आई फील दैट सम डेफिनेशन और अदर इज नेसेसरी, इट इज़ बीइंग सेड दैट अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म इज ए क्राइम, ठीक है। ए मजिस्ट्रेट और जज डीलिंग विद दिस ऑफेंसेस विल नीड ए डेफिनेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अदरवाइज वन मजिस्ट्रेट could consider something as untouchability while other magistrate could consider some other thing, ठीक है ना। तो जब तक अनटचेबिलिटी को प्रॉपर डेफिनेशन और एक कॉज ना मिल रहा है, उसके नियम कानून ना बन जाए सही से कि क्या है, किन क्षेत्रों में मिलेगा, तो तब तक
इसके लिए पर्टिकुलर इक्वल लॉ शब्द अवेलेबल नहीं हो पाएगा। एज अ रिजल्ट देयर वुड बी नो यूनिफॉर्मिटी अमॉन्ग, यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या होता है, एक समानता नहीं हो पाएगी, ठीक है, in magistrate dealing with such offences. It will be difficult for a judge to decide cases. Moreover, untouchability means different things in different places. It could mean one thing in Bengal and something else in province. इससे लोग क्या डिफाइन करने का प्रयास कर रहे थे कि देयर आर न्यूमरस रिलीजियस डेफिनेशंस इन इंडिया। बहुत सारे अलग धर्म के लोग रहते हैं, सबके अलग नियम कानून चल रहे हैं, कुछ अलग किताबों को मार, कुछ अलग चीज़ों को मार रहे हैं, है ना। किसी के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, कैसे कि देखिए कुछ लोग लाशों को जला देते हैं, है ना, कुछ लोग लाशों को लटका देते हैं खंभे से गाड़ करके, मैंने आपको पहले से इसके बारे में बताया था, है कि नहीं। और कुछ लोग क्या करते हैं, उसको दफना देते हैं, कुछ लोग सैन में दफनाते हैं, है नहीं, कुछ लोग कौमों को खिला देते हैं अलग अलग, ठीक है। और कैसे कई देश के अलग हिस्सों में क्या होता है, लाशों को निकाल के उनके बरसी दिन निकाल सजाते हैं बढ़िया डांस गाने के साथ, फिर उसको दफना देते हैं। सबके अलग अलग क्या है, अपने मान्यताएं, आइडियोलॉजीज हैं। तो देयर ये पॉइंट आउट करने का प्रयास कर रहे थे कि देयर आर डिफरेंट आइडियोलॉजीज इन द वर्ल्ड, है ना, एंड स्पेशली इन एवरी कंट्री एंड एवरी स्टेट, ठीक है। इस पर वाले बड़े लास्ट में कहते हैं, आई विल लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस टू क्लॉज 24 विच स्टेट्स दैट यूनियन लेजिस्लेचर विल मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू दोज प्रोविजंस दैट रिक्वायर लेजिस्लेशन। So I believe that legislature will define untouchability to enable court to award assembly justice. अब क्या कहते हैं, जो चुने हुए लोग आएंगे, वे जो चुने हुए लोग कौन होंगे, वे लोग होंगे जिनको लोगों ने चुना है। अब उनमें वो सभी लोग शामिल होंगे जो इसको फील करते हैं, अनटचेबिलिटी को फील करते हैं, है ना, अपने अपने थॉट्स को फील करने के लिए उन्होंने कुछ चुना हुआ है। तो वे लोग क्या होंगे, आकर जब लेजिस्लेशन में रहेंगे तो अपने लोगों के साथ हो रहे अन्याय के बारे में आवाज़ उठाएंगे और संविधान में नए नियम को एडअप करेंगे। यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होता है, उसको बोलते हैं अमेंडमेंट, ठीक है। लेकिन चूंकि डॉक्टर बी एम अम्बेडकर पहले इसको फील करते आ रहे थे, उन्होंने बहुत सारी क्लॉसेस को, लॉज को पहले ही इसके बारे में बना दिया था, इसको बाद में बदल देते हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके से संविधान में क्या होता है, आगे समय के साथ भी क्या होती है, आइडियोलॉजी बदल जाती है। तो आइडियोलॉजीज बदलने के साथ क्या होता है, अनटचेबिलिटी से लेकर अलग अलग क्राइम ऑफेंसेस के तरीके भी बदल जाते हैं। तो इसके लिए अमेंडमेंट नाम के एक एक्ट को पास करते हैं। ये भी एक लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि आप समय और ज़रूरतों के अनुसार उसको बदल सकें। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। ऑन September 17, 1948 ए प्रपोजल वॉज पास ट्रांसलेट अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी एंड अदर रिलीजन लैंग्वेज। हमारा देखिए पॉइंट 8 बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। लिंग्विस्टिक लैंग्वेज को समझिए, लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज जो बैरियर है, ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो भाई लोग, जैसे मैंने कहा था हिंदी मलयाली वाले वहाँ लोग बात कर रहे थे, मेरे को हिंदी नहीं आती, आपको मलयालम नहीं आती, है ना, या आपको मलयालम आती, मेरे को हिंदी नहीं आती, तो हम लोग समझेंगे कैसे। तो हिंदी के साथ समान सभी भाषाओं में इसको क्या किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है। और October 6 को चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड द ड्राफ्ट टू ऑल द मेंबर्स। अब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के ड्राफ्टिंग मेंबर के चेयरमैन है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द मेन सर्कल्स एंड क्रॉसेस एंड द सजेशंस फॉर द अमेंडमेंट्स वर प्रिंटेड ऑन द फर्स्ट पेज। अब देखिए सब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, लोगों से सुझाव मांगने के बाद जो अमेंडमेंट करने थे वो सबको प्रिंट करके फर्स्ट में चिपका देते हैं। अब इस ड्राफ्ट में कितने, इसको याद रखिए 9 पॉइंट है ना। अब इसमें क्वेश्चन आएगा डिटेल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से लिखेंगे, है ना। द ड्राफ्ट कंटेन 243 आर्टिकल्स एंड 30 शेड्यूल्स। इसका मतलब क्या है, एक आर्टिकल है, उसके 13 पार्ट हैं। तो मैं आपको बिटवीन 6 अक्टूबर एंड 17, 1948 द नंबर ऑफ आर्टिकल्स डिस्कस एंड फाइनलाइज क्लोज टू 351। अब बढ़ कितने जाते हैं, 315 आर्टिकल हो जाते हैं, ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर प्रेजेंटेड दिस न्यू ड्राफ्ट ऑन नवंबर 4, 1948। नवंबर 4 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसको पेश करते हैं और सब तरफ से इसको अमेंड करने के बाद। और ही एक्सप्लेन वाई ए मेजर पार्ट ऑफ 1935 एक्ट को उन्होंने इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है, और इंडिया को इसको चाहिए, इसको एक्सप्लेन करते उस समय। अब द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देन हेल्ड द सेशंस कंटिन्यूसली फॉर 11 months फ्रॉम November 15, 1948 टू डिस्कस द ड्राफ्ट सेक्शन बाई सेक्शन एंड क्लास बाई क्लास। अब कब से कब तक, पूरे 11 महीनों तक
नवंबर 15 से लेकर, है ना, 1940 शुरुआत करते हैं और आने वाले 11 महीनों तक वे क्या करते हैं, प्रत्येक आर्टिकल और उसे क्लॉज बाय क्लॉज मतलब शेड्यूल बाय शेड्यूल क्या करते हैं, वे डिस्कस करते हैं और डिबेट करते हैं कौन सही कौन गलत, कौन कितना अच्छा हो, कौन कितना हटाना, किसको नहीं रखना है। ठीक है, ये टोटल 69 आर्टिकल्स वर फाइनलाइज्ड बाय जनवरी 8, 1949 and 2,500 proposals for amendments were examined by October 17, 1949. This was called the first reading. अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है बहुत ज़रूरी, व्हाट इज़ फर्स्ट रीडिंग, तो आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ फर्स्ट द फर्स्ट रीडिंग, यहाँ से यहाँ तो इसका आंसर है व्हाट इज़ फर्स्ट रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिसमें 69 पार्टिकल्स को फाइनलाइज किया जाता है। ठीक है, अब नवंबर 16, 1949 होते होते टोटल 386 आर्टिकल्स हो जाते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड रीडिंग कहते हैं। और थर्ड रीडिंग के समय होते होते कौन असेंबली में इसमें होती है द फाइनल ड्राफ्ट कंटेन 395 आर्टिकल्स एंड 29 शेड्यूल्स विच हैड बीन डिस्कस्ड ओवर 114 days। अब टोटल 114 दिन डिस्कशन के बाद नवंबर 26, 1948 को, है ना, इससे पहले जो डिस्कशन होना था उसको सब डिस्कस करते करते हुए 395 आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। 2 copies, one in हिंदी एंड अदर इन इंग्लिश अलॉन्ग विद द प्रिंटेड कॉपी इन इंग्लिश, है ना, वर प्लेस्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन जनवरी 24, 1950। और 1950 को इसको पेश किया जाता है, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। All the members of the house signed the 3 copies at the request of chairman डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रिक्वेस्ट में जितने भी लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे उन सभी लोग को साइन करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेशन केम टू ए क्लोज विद द सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम एंड वंदे मातरम। अंतर नेशनल एंथम क्या है, जन गण मन और वंदे मातरम को सिंगिंग के बाद असेंबली ख़त्म होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए फिर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन सिंपल सा है, यहाँ पर देखिए टाइम दिया है, टाइम रिक्वायर टाइम नॉट रिक्वायर्ड, दिस टाइम स्पेंड टू मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये है इतना, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, द मेजॉरिटी पॉपुलेशन वेलकम एंड एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन इवन दो द पीपल हैड नॉट इलेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, मेजॉरिटी मतलब बहुत, मतलब 3/4 में से 4/4 में से करेंगे, 3/4 लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। सो व्हाट वाज द एक्चुअल एक्सटेंट ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन इन द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें सवाल आता है कि एक्चुअल में लोगों ने कितना इसे पार्टिसिपेट किया। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स वर पब्लिश एंड वाइडली डिसमिनेटेड थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स एंड डिस्कस इन पब्लिक फोरम। याद रखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आ सकता आता है कि किस तरह से लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पार्टिसिपेट किया, व्हाट वाज द एक्चुअल एक्सटेंट, है ना। ये क्वेश्चन फिर से बन जाता है, इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक दिया है, आंसर दिया है, देखिए ये डिबेट पब्लिश, है ना, न्यूज़पेपर में मैगजीन में करते हैं, पब्लिक फोरम में डिस्कस करते हैं, पीपल ऑल्सो रेगुलरली प्रेजेंटेड मेमोरेंडम्स एंड द असेंबली, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा घाटा क्या था उस समय, जो लिटरेसी रेट था मेल्स का वो 27% का था और वेरी लो 9 फॉर फीमेल। अब याद रखिए हर 100 मर्दों में 100 इन एवरी 100 मेल्स और 27 मेल्स आर एजुकेटेड, या जिनको पढ़ना लिखना आता था, और केवल 100 में से 9 महिलाएं ऐसी थी जिनको पढ़ना आता था। ये भी सावित्रीबाई फुले के और उनके पति के ज्योतिबा फुले के बहुत बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें, जिनको लोगों ने महिलाओं को पढ़ना सिखाया। सो इज एन ओपन क्वेश्चन टू अस हाउ टू एंड टू व्हाट एक्सटेंट द ओपिनियंस ऑफ द इलिटरेट मैन एंड वुमेन रीच द मार्केट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे जो लोग पढ़ लिख नहीं पाते थे, जो बोल नहीं पाते थे, जो पढ़े लिखे को समझते नहीं थे, उनकी बातें जो हैं संविधान सभा तक पहुँची, है कि नहीं। ये हिस्ट्री में सवाल है कि आप इसको सर्च करिएगा, सर्च करके मेरे को बताइएगा, फिर आपको क्वेश्चन को बताऊँगा। और ये आपके लिए क्यूरियस क्वेश्चन है, क्वेश्चन बुक में नहीं आता है। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट।
सो वैल्यूज एंड आइडियल्स ऑफ प्रियम्बल, ये प्रियम्बल का हमने जो बताया था आपको, है ना, एक क्या है, एक चीज़ दिया हुआ है प्रियम्बल, इसे जनरल इंट्रोडक्शन प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है वो। आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन्स विद प्रियम्बल विच ऑल द ब्रीफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप संविधान को किस लिए लिखा गया, कैसे लिखा गया और किन कारणों से लिखा जा रहा है, उससे क्या मतलब होगा और वो क्या फ़ायदा उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। इट वॉज जवाहरलाल नेहरू हु इंट्रोड्यूस अस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, है ना, एन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दैट शेप द प्रियम्बल एट द थर्ड सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अक्टूबर 13, 1946, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है कि आप वो ऑब्जेक्टिव को चॉइस करिए जिससे आप संविधान को बनाओगे, ठीक है। जो वर्ड इसमें लिखे हैं वे सारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन वॉज डिस्कस एंड पास्ड ऑन नवंबर 26, 1949। 2 decades later the preamble was amended on January 3, 1977 to add some important concept। अब देखिए 1949 के बाद मतलब 1977 में फिर से प्रियम्बल को ही बदल दिया गया, है ना, टू ऐड सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखिए प्रियम्बल क्या कहता है, तो प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट द इंडिया इनटू ए सोवर्जिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यहाँ पर सबका मतलब लिखते जाइए, इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। चलिए लिखिए।